गुड आफ्टरनून सबको। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन जब किया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का, तो अपन ने लास्ट क्लास में चार तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े। कौन कौन से? सबसे पहले हमने लुकआउट किया इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, फिर हमने दो टॉपिक्स और पढ़े, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट एंड एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब आज का लेक्चर जो है वो फोकस करने वाला है सिर्फ एक चीज पे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी करना कितना जरूरी होता है। क्या विदाउट डिलीवरी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी पास हो सकती है क्या, ये अपने को देखना है। ठीक है जी, एक बार फिर से बता देता हूं मैं, आप सब साथ में जवाब दीजिएगा। आप मुझे ये बताओ, जब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या पढ़ते हैं? याद है सबको? क्या पढ़ते हैं बताइए? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट is an instrument which is freely transferable। होल्ड करेंगे, freely transferable, यही पढ़ते हैं ना? जो freely क्या है जी? ट्रांसफरेबल है। कैसे? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कैसे? बाय मेयर डिलीवरी और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। याद है कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो दूसरे पर्सन को जाता है। अब इसमें जो वर्ड है ना, फ्रीली ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल का मतलब जो ट्रांसफर होता है किससे? एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जाएगा। कैसे जाता है? बाय मेयर डिलीवरी या बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। याद है मेयर डिलीवरी कौन से इंस्ट्रूमेंट की होती है? बियरर इंस्ट्रूमेंट बाय मेयर डिलीवरी क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। और जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं जी? एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से जाते हैं। आई बात समझ में? लेट्स अज्यूम, मेरी बात समझना, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं बेसिक सा। ये चेक है, मान लो ये मैंने एक चेक बनाया, ठीक है जी, और ये चेक है फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए का। डन। और पे टू लिखा किसका नाम है? निधीश के नाम पे ये चेक बना है। सुनना ध्यान से, मैंने बनाया ये चेक निधीश के नाम पे और ये लो ड्रॉर में रख दिया। क्या निधीश को इस चेक से पैसे मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये ड्रॉवर में है, अभी तक निधीश के पास गया ही नहीं है। डन। मेरी क्लास पूरी हुई, मैं भूल के यहीं चला गया, थोड़ी देर में निधीश यहाँ पे कोई बुक देखने के लिए आया, कोई टेस्ट ढूंढ रहा था, इसे दिखा रहे चेक, चेक पे लिखा है पे टू निधीश 50,000, बेटे मौज हो गई आज तो, उठा के ले गया। क्या 50,000 विड्रॉ कर सकता है इस चेक से? यस या नो? निधीश यस कह रहा है, बाकी सारी क्लास नो कह रही है। ठीक है जी, ये क्यों? ये अच्छा, तुम इसके साथ हो, तुम भी यस कह रहे हो, भूखे हो तुम सारे, 50,000 रुपए के पीछे डोल गए। मैंने इंस्ट्रूमेंट बना के इसको डिलीवर किया क्या? नहीं किया। बस इसी चीज पे ध्यान रखना है, मैंने इसको डिलीवर नहीं किया भाई, ये तो मेरे ड्रॉर में रखा था, ये तो उठा के ले गया, इसने तो मेरी प्रॉपर्टी अपनी बना ली, निधीश तो चोर है। विदाउट माई नॉलेज इसने इंस्ट्रूमेंट चुराया है। नाम लिखने से क्या हुआ? नाम तो मैंने तेरा लिख रखा था, मेरा पता है मन क्या कर रहा था, थोड़ी देर बाद आता मैं शाम में और इस चेक को फाड़ देता। ठीक है जी। सी, अब वही बात आ गई फिर, अब आप कह रहे हो कि सर बैंक थोड़ी पूछेगा, बैंक तो ये मानेगा। मैं बैंक को बता दूंगा, शाम में मैं आऊंगा, मेरे को मिला, ओहो मेरा चेक गुम हो गया, मैं बैंक को रिपोर्ट कर दूंगा, इस नंबर से चेक आए तो उसको क्या मत करना, क्लियर मत करना। अब या तो आप आगे की कहानी डिस्कस कर लेते हैं या वापस एक बार टॉपिक पे ही रहते हैं। ऐसे डिलीवरी नहीं होती है। आ रही है बात समझ में? मैंने डिलीवर नहीं किया, यही पॉइंट पढ़ाना है। डिलीवरी बहुत जरूरी है और मेरी तरफ से। और सुन लो, इससे भी सुप्रीम पॉइंट बताता हूं, इससे भी ऊपर, मैंने चेक बनाया, इसमें नाम भी लिखा है और मैं कह रहा हूं इधर आ निधीश, इधर आ, इसको संभाल के रखियो, इधर से वापस मांग सकता हूं कभी भी, संभाल के रख लियो, बैठ जा जा। बता दो, चेक से पैसे विड्रॉ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता भाई। डिलीवरी किस इंटेंशन से की है? सेफ कस्टडी में रखेगा अपने। देख रहे हो? देख रहा है विनोद? डिलीवरी कैसे हुई है? डिलीवरी किया है, ट्रांसफर किया है, बट स्टिल किस चीज के लिए?
सेफ कस्टडी के लिए। यही टॉपिक है, नेगोशिएशन क्या होता है, ट्रांसफर कैसे होता है, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी क्या है। बातें बताऊं कितनी बतानी है? जितनी बता दी वही थी, बस टॉपिक पूरा हो चुका है। आने वाले 2 से 3 पेज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपको यही बताना है ट्रांसफर होना बहुत जरूर, पेज नहीं भी पलटोगे तो भी हो चुका है। ठीक है, विश्वास रखा करो। टॉपिक यही सिखाएगा आपको कि नेगोशिएशन बहुत जरूरी है, सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होता। यू हैव टू नेगोशिएट। आपको सामने वाले को ट्रांसफर करना पड़ेगा, और ट्रांसफर वॉलंटरी होना चाहिए, अपनी मर्जी से होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए। हाँ, बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो बाय मेयर डिलीवरी, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, एंड डिलीवरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट डिलीवर्ड, आपका कोई हक नहीं बनता, एंड इफ इज इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड, तो चेक करना पड़ेगा डिलीवर किस पर्पज से किया है। ठीक है जी। अब ये तो चलो आपको ये लग रहा है नीतीश का नाम लिखा हुआ है, नीतीश के पास ही सेफ कस्टडी दे दी। लेट्स एज्यूम चेक पे कोई नाम नहीं था, मैंने लिखा हुआ था पे टू ब्लैंक है 50,000 रुपीज ओनली। बियरर इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है बता दो, जिसके पास है या नहीं है। अब मैं बाय मेयर डिलीवरी ट्रांसफर करता, मैं कह देता ले तेरा नाम लिखवा लियो इस पे, विड्रॉ कर लियो, या आगे किसी को देना है तो दे दियो, तो इसके प्रॉपर्टी चली गई है। लेकिन मैंने ब्लैंक चेक, मतलब चेक पे नाम नहीं है, मान लो अमाउंट लिख दी है, और मैं इसको दे रहा हूं ले संभाल के रखियो, इसको डिलीवरी दी है, पोजेशन है इसके पास, लेकिन इसके पास क्या नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं आई है। प्रॉपर्टी कब आती है? जब मेरी इंटेंशन। समझे? यही टॉपिक पढ़ना है, ध्यान देना है। देखो क्या लिखा है, वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी कि राइट्स जो होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, उनको आप ट्रांसफर कर सकते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। कैसे? बाय नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर करना, बाय ट्रांसफर। और 13 तो अपने को क्या बताता है? 3 काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। काइंड्स कितने हैं? 3 काइंड्स। कौन कौन से? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। 14 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द एनआई एक्ट, व्हेन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन विद अ व्यू, इस सोच के साथ, टू कॉन्स्टिट्यूट बनाना है क्या? द पर्सन, उस व्यक्ति को, होल्डर, तो द इंस्ट्रूमेंट इज डीम्ड टू हैव बीन नेगोशिएटेड। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूं निधीश को इस सोच के साथ कि निधीश जी आपका हो गया, तो ये होल्डर बनता है। लेकिन मैं अगर इसको इस सोच के साथ दे रहा हूं, भाई संभाल के रखियो, भाई संभाल के रखियो, होल्डर नहीं बन गया, ये प्रॉपर्टी नहीं गई इसको। यानी कि thus there is a transfer of ownership of the instrument। अगर मैंने with a view, इस सोच के साथ दिया है इसी को मालिक बनाना है इस इंस्ट्रूमेंट का, तो इसको प्रॉपर्टी जाएगी। एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी नेगोशिएटेड बाय, आप सबको पता होगा कैसे, आइदर बाय मेयर डिलीवरी, कब? व्हेन दीज आर पेबल टू बियरर, और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, कब? व्हेन दीज आर पेबल टू ऑर्डर। बता दो पता है या नहीं पता? और ये वाली बात 3 से 4 बार आएगी। पता है या नहीं पता? पता है ना, सिंपल सी बात है। बियरर वाला कैसे ट्रांसफर होता है? बाय मेयर डिलीवरी। ऑर्डर वाला बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। मुश्किल लगता है बच्चों को ये चैप्टर, और मैंने आपको शुरुआत का तभी मैंने बता दिया था, नियत से पढ़ लेना बस, फोकस करके, बहुत आसान लगेगा। और आप पीछे मुड़ के भी देखोगे ना कि हमने कितना पढ़ा है, तो हमने क्या पढ़ा है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसके फीचर्स, फिर क्या पढ़ा हमने? प्रोमिसरी नोट उसके फीचर, बिल ऑफ एक्सचेंज उसके फीचर, चेक उसके फीचर, डिसऑनर ऑफ चेक, और फिर क्लासिफिकेशन किया कैसे कैसे। बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होता है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होता है, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट होता है, एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट होता है। बता दो और क्या पढ़ा है? और तो भी पढ़ रहे हैं कि नेगोशिएशन जरूरी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ही नेगोशिएशन नहीं हुई तो वो काहे का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बे? मैं कह रहा हूं निधीश चल तेरे को मैंगो शेक पिलाऊंगा, उसमें मैंगो है ही नहीं, बताओ कहां से मैंगो शेक हुआ वो? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नेगोशिएशन तो होगी तभी तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जो नेगोशिएट ही नहीं हो सकता वो काहे का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? तो वही बात तो बता रहे हैं कि आपको पता है सेक्शन 14 कह रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होना चाहिए, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या जरूरी है जी? नेगोशिएशन बहुत जरूरी है, ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। समझे? बोलिए। और आप खुद बता दो किस किस तरीके से नेगोशिएट होता है, कितने तरीके हैं? बोलो दो। कितने तरीके हैं? पहला पेबल टू बियरर, दूसरा पेबल टू ऑर्डर।
आगे ना वही बात जहां पे पी एन प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक पेबल टू बियरर है, और दूसरी बात क्या कह रहा है जहां पे प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक क्या है, पेबल टू ऑर्डर है। अब बियरर है तो बाय मेयर डिलीवरी, और अगर ऑर्डर है तो इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एंड यू नो वेरी वेल डिलीवरी दो तरीके से होती है, एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल मतलब पर्सन को सौंप देना, कंस्ट्रक्टिव मतलब जिसके पास है उसको ये कह देना कि अभी तक तुम मेरे बिहाफ पे होल्ड कर रहे थे, अब तुम होल्ड कर रहे हो किसके बिहाफ पे, सामने वाले के बिहाफ पे, वो एक्नोलेज कर देगा। कैसे सर? ऐसे, मेरा खाता एसबीआई में, चेक बनाया मैंने एसबीआई का, ऑब्वियसली किसको दिया, निधीश को, निधीश का खाता भी कहाँ पे, एसबीआई में। आ रही है बात समझ में? यानी कि सोच के देखो, मैं चेक बना करके, मान लो मेरा एक चेक रखा है किसके पास, एसबीआई के पास रखा हुआ है, मैंने चेक बना करके एसबीआई के पास रखा हुआ है, और मैं भी ये कह दूं सुनो एसबीआई, नीतीश से बात करवा रहा हूं, अब से वो चेक मेरा नहीं है, नीतीश का हो गया है। नीतीश ने बात की, हाँ जी मैं एसबीआई का कस्टमर हूँ, मेरे अकाउंट में लगाने, एक बार आप रख लो मैं बता दूंगा। चेक पहले भी एसबीआई के पास था, अब भी एसबीआई के पास है, लेकिन पहले मेरे बिहाफ पे था, अब इसके बिहाफ पे है, डिलीवरी हो चुकी है। कौन सी? कंस्ट्रक्टिव। समझे? और तुम तो सोगा पढ़ के बैठे हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पता ही होगा तुम्हें तो, कि एक एक्चुअल होती है, एक कंस्ट्रक्टिव होती है, वही कहानी है। सर बैंक को क्यों बीच में लाए? चलो बैंक को बीच में नहीं लाता, मैंने एक चेक बनाया 50,000 का, भौमिक को सौंप दिया, भौमिक तेरे पास रखा है, 2 दिन बाद भौमिक को कह रहा हूँ, भौमिक वो जो चेक तेरे पास रखा है ना, अब वो मेरे भी हाथ पे नहीं, तू नीतीश के भी हाथ पे होल्ड कर ले, मैं नीतीश से बात करवा रहा हूँ। नीतीश ने बोला हेलो भौमिक भाई, भौमिक ने हेलो, ये चेक जो आपके पास रखा है ना मेरे भी हाथ पे, ठीक है, किसके भी हाथ पे हो गया, नीतीश। चेक पहले भी भौमिक के पास रखा था, अब भी भौमिक के पास रखा है, लेकिन क्या हो चुकी है, ये कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी हो चुकी है। समझे? है नहीं टॉपिक इतना लेंदी, बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ। ये पढ़ाऊं क्या? ना पढ़ाऊं? क्यों? पढ़ लिया आपने? 2 सेकंड में ही नजर मार दिया आपने, इसमें सेम बात लिखी है जो यहाँ लिखी थी। तुम तो बहुत तेज हो गए, ऐसे ही स्किल्स सुधरती हैं। आई बात समझ में? इसी को कहते हैं, सी आपने नजर मारी, बोला ये तो देखा देखा लग रहा है, सेम ही बात लिखी है, बिल्कुल सेम है। पर एग्जाम्पल करवा देता हूं, है ना। एक्स ने चेक बनाया 50,000 का, वाई को देना था, वाई को सौंप भी दिया। वाई ने चेक पे जेड का नाम लिख के अपने टेबल के ड्रॉवर में रख लिया, और बाद में वाई मर गया। ड्रॉवर चेक करते हुए जेड को दिखा, अरे वाई के टेबल के ड्रॉवर में तो एक चेक रखा और चेक पे मेरा नाम है। जेड डज नॉट बिकम द होल्डर ऑफ द चेक, क्यों? नेगोशिएशन वॉज नॉट कंप्लीटेड बाय डिलीवरी ऑफ द चेक टू हिम। डिलीवरी तो हुई ही नहीं थी। समझे क्या? बोलो भाई, वसीयत थोड़ी लिख के मरा अगला, चेक पे नाम लिखा था, क्या पता बाद में चेक डिस्ट्रॉय कर देता वो। डन? डन? अब मान जाओगे ना? अभी तक जब बताया निधीश उठा के ले गया चेक, तब इसके दोस्त 3-4 इसकी मेयर ले रहे थे ना, और इसको भी लग रहा था पैसे मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। डन? डाउट है तो बताओ, कोई डाउट? हाँ जी, जी पूजा जी, नो डाउट। नवदीप, कुछ पूछने तो देता, सीधा ही गर्दन हिला दी। मैं तो ये पूछने वाला था, ये टॉपिक सुनाओगे? सुना देंगे, सुनाइए जी, चलो। तो पेश है नवदीप की तरफ से टॉपिक जी। ठीक है, आगे बोलो। एक्नोलेज कर देगा। ठीक है, नाइस। ठीक है जी, सही बता रहा भाई। ओके, और आप इसको लिख दोगे इंग्लिश में? हैं? अब स्माइल आ गई। ये तो थोड़ा सा, देखो यही फर्क होता है, देखो उसको आता है, सब आता है, ऐसे ही आप सबको आता है टॉपिक। दिक्कत कहाँ आती है? राइटिंग में। और वो कैसे सुधरेगी? प्रैक्टिस से, जो कि आप हर रोज कर रहे होगे, है ना। अब जो नहीं कर रहा, जो गर्दन हिला रहा है, ये कमी है भाई। जिसको आता है ना लिखना, उसको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, उससे और पॉलिशिंग होती है और स्पीड बनती है।
अब लिखा करो। देखो मैंने आप सबको कहा था धीरे धीरे बर्डन कम हो जाएगा। अब परसों तक लगभग क्या हो गया, सिलेबस खत्म हो ही गया अपना, और अभी भी अपने पास कितना समय बचा है, 10 दिन लगभग जुलाई के, 31 दिन अगस्त के, 41 डेज, और 2-3 दिन वो भी है, लगभग लगभग मोटा मोटी 40 दिन है अपने पास। सोचो कितना ही पढ़ सकते हो, कितना ही रिवाइज कर सकते हो। और किसी को ये लग रहा हो ना ये 40 दिन क्या ही है थोड़े से, आज से 40 दिन पीछे जाओगे लाइफ में, तो आपको ये दिखेगा हम लो में ना तो सेल्स हमने पूरा किया था, ना हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, ना नेगोशिएबल पढ़ा था। ठीक है जी, 1 जून के आसपास चले जाओ, उस समय पे अपना कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा हुआ था, 1 ही यूनिट हुई थी। तो 40 दिन में तो हमने बैठ करके डिस्कस कर ली, 7 से 8 यूनिट कॉन्ट्रैक्ट की, और 4 यूनिट किसकी, सेल्स की, और साथ में नेगोशिएबल भी डिस्कस कर लिया। तो मोर देन इनफ टाइम है अभी आपके पास। अब धीरे धीरे क्लासेस का बर्डन कम होगा, सेल्फ स्टडी बढ़ाओ, और थोड़ा थोड़ा टाइम हर जगह से अब निकालना शुरू कर दो, एक भी सेकंड वेस्ट मत करना, एक भी। ठीक है जी, कंट्रोल्ड स्लीप लो जितनी जरूरी है, सोने में टाइम मत वेस्ट करो, घूमने में इधर उधर भटकने में कोई टाइम मत वेस्ट करो, एक एक सेकंड का हिसाब होना चाहिए आप सबके पास। ओके, और टाइम निकाल करके डेली 20 मिनट कम से कम लिखा करो। 7 से 8 मिनट में आपको एक आंसर लिखना है, 7 मिनट मैक्सिमम लगने चाहिए। मैं आपको अभी भी ये कह रहा हूँ 20 मिनट में 2 आंसर लिख के प्रैक्टिस किया करो। और ऐसा नहीं बोला चलो सर ने 20 मिनट प्रैक्टिस बोला, एक लिख लिया कॉन्टेनिंग गारंटी 4 लाइन का, है ना, एक कोई और टॉपिक लिख दिया 4 लाइन का, बोला हो गया। आपको डेली के कम से कम फुल पेज, डबल साइड, एक साइड ये एक साइड ये, जो शीट अपन ने डिसाइड कर रखी है ना, वो शीट डेली एक शीट जरूर हो। अगर दोनों तरफ से लाइन है तो, सिंगल साइड है तो 2 शीट पक्का पक्का लिख के प्रैक्टिस करो डेली। डन। क्या लिखें, जो क्वेश्चन टिक करवा रखे वो लिख लो, क्या दिक्कत है। अब वापस से आओ, क्या पढ़ा अभी तक हमने, सिर्फ ये पढ़ा नेगोशिएशन बहुत जरूरी होता है, ओके डन। फिर पता है क्या बता रहे हैं, नेगोशिएशन पता है आपको कैसे होता है, बाय डिलीवरी। अब ये लाइन ध्यान से पढ़ना, पता है क्या लिखा है, जितना अंडरलाइन करो उतना पढ़े। अब सामने आ जाओ प्लीज, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 58, ओके, कह रहे 58 को ध्यान में रख के, ओके ओके रख लेंगे ध्यान में, लेकिन बात क्या, बात तो ये है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू बियरर इज नेगोशिएबल बाय डिलीवरी दे रहा हूं। वही बात फिर से बता दी। आपको पता है बियरर इंस्ट्रूमेंट बाय मेयर डिलीवरी चला जाता है, पता है, क्या करें। कह रहे 58 को ध्यान में रखना, 58 में क्या है, ब्रैकेट में लिखा है 58 बात करता है अगर कोई अनलॉफुल तरीके से या अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट ले जाए तो उसके प्रोविजन होंगे। फिर अपने को क्या करना है, अपने को तो मेन क्या सीखना है कि एक बियरर इंस्ट्रूमेंट बाय मेयर डिलीवरी क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ओके बोलो, डन। अब बिल्कुल ध्यान बना लो, सामने देखो बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और आप बताना मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे शब्दों को सुनना और फिर बताना मैं क्या कहने का तात्पर्य क्या है। मैं आप सबको समोसे खिलाना चाहता हूं, सुनना ध्यान से, नहीं लाल मत गिराओ पूजा, कोई बात नहीं। मैं आप सबको समोसे खिलाना चाहता हूं, बता दिया कब, अब सुन लो। आप सबको मैं समोसे खिलाऊंगा जब आपके पेपर पूरे हो जाएंगे, तो मैं आपको कब तक समोसे नहीं खिला सकता ये बता दो। जब तक पेपर नहीं होते, समझ गए तुम, इतनी जल्दी समझ गए। फिर से बोल रहा हूं, मैं तुम सबको समोसे खिलाऊंगा जब तुम्हारे पेपर पूरे हो जाएंगे। तो मेरा सवाल ये है, मैं आपको कब तक समोसे नहीं खिला सकता, जब तक पेपर नहीं हो जाते। तुम तो सही जवाब दे रहे हो यार, समझ गए पक्का, ये बात समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा से शब्द चेंज कर रहा हूं, अब समोसा हटा रहा हूं। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मैंने तुम्हें एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया इस कंडीशन पे कि ये कामयाब नहीं है जब तक ये इवेंट ना हो जाए, तो वो आगे कब तक नहीं जा सकता। अरे तुमने तो जवाब दे ही दिया, अनलेस सच इवेंट हैपेंस। तो देखो क्या लिखा है, एक प्रोमिसरी नोट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज, एक चेक जो डिलीवर किया किसी ने इस कंडीशन पे, मैंने डिलीवर तो कर दिया इस कंडीशन पे कि ये इफेक्चुअल नहीं होगा, कब तक, जब तक ये इवेंट ना हो जाए, इज नॉट नेगोशिएबल, तो वो आगे नहीं जा सकता किसी और को, कब तक, अनलेस सच इवेंट हैपेंस। ध्यान से पढ़ना, इस लाइन को ऐसे तोड़ना है, देखो रंग चेंज कर रहा हूं पेन का, इसको ऐसे तोड़ना अपन ने,
यहां तक पढ़ो, ये 3 शब्द पढ़ो, फिर ये पढ़ो, ब्रैकेट भूल जाओ एक बार। और क्या टॉपिक जुड़ा है सुन लो। अपन ने टॉपिक तो ये पढ़ा है, फिर से ध्यान देना कि एक प्रोमिसरी नोट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज, एक चेक जो पेबल टू बियरर होता है वो बाय मेयर डिलीवरी किसी को जा सकता है आगे। लेकिन मान लो आपने कोई प्रोमिसरी नोट, क्या बोला, वो बाय मेयर डिलीवरी आगे जा सकता है, यही पढ़ा ना, बाय मेयर डिलीवरी जा सकता है, यही पढ़ा होगा। बोलो, एक बियरर इंस्ट्रूमेंट बाय मेयर डिलीवरी नेगोशिएट हो सकता है, यही पढ़ा है। एक्सेप्शन कह रहे हैं मतलब नेगोशिएट नहीं होगा। एक प्रोमिसरी नोट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आपने किसी को डिलीवर किया कि इस कंडीशन पे कि जब तक कंडीशन पूरी ना हो ये इफेक्चुअल नहीं होगा, मतलब इसकी प्रॉपर्टी पास नहीं हो सकती। तो वैसे तो क्या होता है, बियरर इंस्ट्रूमेंट बाय मेयर डिलीवरी आगे चला जाता है, नेगोशिएट हो जाता है। पर ये वाला नोट नेगोशिएबल है, कब तक, जब तक वो कंडीशन पूरी ना हो जाए, मतलब जब तक वो इवेंट ना हो जाए। आ गई बात समझ में। इन शॉर्ट भाई, फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे मान लो मैंने बोला निधीश मैं तुम्हें ये चेक दे रहा हूं, दे दिया मतलब तुम्हारा है, लेकिन इसके पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, किसी को आगे नहीं दे सकते, कब तक, जब तक गुड्स ना भिजवा दो मेरे पास। तो इट मीन ये आगे नेगोशिएबल नहीं है, कब तक, जब तक मेरे पास गुड्स ना आ जाए। तो ये तो लिखा है एक प्रोमिसरी नोट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक डिलीवर किया था इस कंडीशन पे कि ये इफेक्चुअल नहीं होगा जब तक गुड्स ना आ जाए। इवेंट क्या है, गुड्स का आना। तो ये आगे किसी और को नहीं सौंप सकता, कब तक, जब तक गुड्स ना आ जाए। डन, डन। लेकिन इसने पता है क्या किया, गुड्स नहीं भेजे थे, फिर भी ये चेक किसको दे आया, लक्ष्य को। लक्ष्य कौन है, अब मैंने इसको चेक दिया, ये होल्डर बना, लक्ष्य को गया तो लक्ष्य क्या बनेगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। और लक्ष्य इतना भोला भाला है, लक्ष्य ने चेक ले लिया, गुड्स दे दिए, लक्ष्य को नहीं पता कि पहले से ऐसी कोई कंडीशन लगी हुई है। तो ये लिखा है एक्सेप्शन के भी एक्सेप्शन, एक्सेप्ट इन हैंड्स ऑफ ए होल्डर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस ऑफ द कंडीशन। हाँ, उसको जा सकता है जिसको इस कंडीशन के बारे में पता ही नहीं था। अब जिसको कंडीशन नहीं पता होती वो क्या करे, उसका क्या कसूर है। वैसे भी वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, वो होल्डर जो बना वो गुड फेथ में उसको मिल गया, उसको पता ही नहीं था ऐसी कोई कंडीशन भी लगी हुई है, और नहीं पता था तो उसका क्या कसूर है बेचारे का। मुश्किल नहीं है, इतनी सी बात लिखी है कि जो बियरर इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बाय मेयर डिलीवरी ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन मान लो कल को कोई ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो इफेक्चुअल कब होता है, किसी इवेंट के होने पे, तो वो नेगोशिएबल नहीं होते, कब तक, जब तक वो इवेंट ना हो जाए। पर सर कोई अगर होल्डर है गुड फेथ में ले गया, हाँ उसको तो मिल जाएगा क्योंकि उसको कंडीशन ही नहीं पता थी। कैसे, एग्जाम्पल पढ़ लो, ये लो एग्जाम्पल 15। ए होल्डर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो पेबल टू बियरर है। मान लो मेरे पास एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है जिसका मैं होल्डर हूं, मैंने वो बी के एजेंट को दे दिया कि ले तू संभाल के रख ले बी के लिए। अब आप सबको पता है एजेंट के नोटिस में कोई चीज आना, एजेंट के पास आना मतलब प्रिंसिपल के पास आना, तो लिखा है इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट हो गया। किसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है, ये साफ लिखा हुआ है कि बियरर इंस्ट्रूमेंट बाय मेयर डिलीवरी चले जाते हैं, चले गए, लो दिक्कत क्या है। ओके, ओके। आगे क्या लिखा है, ए, मैं हूं ए, मेरे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था जो पेबल टू क्या है, बियरर है, जो किसके हाथों में रखा है, मेरे बैंक के पास रखा है। और मेरा बैंक उसी समय पे बी का भी बैंक है। मैंने मेरे बैंक को बोला तुम ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर दो किसको, बीज क्रेडिट, मतलब बी को दे दो, सिंपल सी बात है। और उसका भी सेम बैंक में अकाउंट है, बैंकर ने ऐसा कर लिया, तो अकॉर्डिंगली पहले बैंक मेरे भी हाथ पे होल्ड कर रहा था, अब बैंक बी के एजेंट के तौर पे होल्ड कर रहा है। मान लिया जाएगा इंस्ट्रूमेंट हैज बीन नेगोशिएटेड एंड बी हैज बिकम द होल्डर ऑफ इट। यहाँ पे लिख भी लेना एक्चुअल डिलीवरी और ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। डन, डन। आपको पता है नेगोशिएट इंडोर्समेंट से भी होता है, पता है क्या आपको, नेगोशिएशन इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी भी होता है। सेम वही बात है जो ऊपर पड़ी थी, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 58, डिट्टो लिखा है, तुम खुद मैच कर लो। एक बार अपने मॉड्यूल में देखो, मॉड्यूल में ये वाला पॉइंट देखो, और एक बार सामने स्क्रीन पे जो मॉड्यूल है सेम मॉड्यूल है जो आईसीआई ने बनाया, उसी से पढ़ रहे हैं आप। ठीक है जी। तो एक चीज देखो आप खुद,
आप ये वाला पॉइंट देखना, ये वाला है बुक्स में ये, और स्क्रीन पे ये वाला पॉइंट देखो, मैच करो। क्या ऐसे ही लिखा है वहां पे, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 58 लिखा है, अ प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक लिखा है। यहाँ क्या है, पेबल टू बियरर, वहां क्या है, पेबल टू ऑर्डर। अब बियरर है तो क्या लिख दिया, नेगोशिएबल बाय डिलीवरी, और ऑर्डर है तो वहां पे क्या लिखा मिलेगा, नेगोशिएबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। पहले दिन से पता है तुमको, कितनी बार बताऊं मैं सेम बात। डन डन। इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी, डिलीवर करना कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई। जैसे सांसों की जरूरत है ना जिंदा रहने के लिए, जिंदगी के लिए, वैसे ही डिलीवरी बहुत जरूरी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए, क्योंकि बिना डिलीवरी कुछ फायदा नहीं है। मैंने बोला मैं तुम सबको 5 स्टार खिलाऊंगा, ले आया मेरे पास रखिए घर पे, होगी बात पूरी, खिला दी तुम्हें, नहीं, डिलीवर करना भी तो बहुत जरूरी है। ऐसे ही है कि डिलीवरी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज एसेंशियल वेदर द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू बियरर और ऑर्डर फॉर अफेक्टिंग द नेगोशिएशन। कह रहे भाई सीधी सी बात है, इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर करना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो पेबल टू बियरर हो या पेबल टू ऑर्डर हो। देखो बियरर में भी क्या लिखते हो, बाय मेयर डिलीवरी, ऑर्डर में भी क्या लिखते हो, बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, दोनों में कॉमन क्या है, डिलीवरी, यही तो लिखा है फिर। और डिलीवरी कैसे होनी चाहिए, इट मस्ट बी वॉलंटरली, ऐसे नहीं थप्पड़ मार के किसी के, डरा धमका के, हाँ ऐसे नहीं होनी चाहिए, किसी को डरा के धमका करके अंडर इन्फ्लुएंस से डर दिखा करके, ऐसे नहीं होने चाहिए। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है क्या, शुड बी टू पास द प्रॉपर्टी इन द इंस्ट्रूमेंट टू द पर्सन टू whom इट इज डिलीवर्ड। ऐसा नहीं संभाल के रखियो, वहां पे तो ऑब्जेक्टिव क्या है, संभाल के रखियो। तो कह रहे डिलीवरी तो बहुत जरूरी है भाई साहब, चाहे बियरर हो चाहे ऑर्डर हो। और आपको पता है डिलीवरी वॉलंटरी होनी चाहिए, और आपको पता है डिलीवरी करने का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कि आप उसकी प्रॉपर्टी पास करना चाह रहे हो, किसको, जिसको डिलीवर किया है। और आपको पता है डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। आपको पता है एक्चुअल डिलीवरी कब होती है, एक्चुअल डिलीवरी तब होती है जब इंस्ट्रूमेंट हाथों से हाथ बदलते हैं, मेरे हाथों से इसके हाथ में जा रहा है इंस्ट्रूमेंट। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पता है कब होती है, जब इंस्ट्रूमेंट किसी एजेंट के पास, क्लर्क के पास, सर्वेंट के पास हो, जो इंडोर्सर के बिहाफ पे, ठीक है जी, इंडोर्समेंट के बाद स्टिल होल्ड कर रहा है, इंडोर्सी का एजेंट बन गया। लाइक पहले भौमिक मेरा एजेंट था, अब किसका एजेंट बन गया, निधीश का। ये कंस्ट्रक्टिव होती है, अभी पढ़ाया है, हो गया। पेपर में क्वेश्चन आया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी, तो क्या लिखोगे, ये वाला पक्का लिखना जो पैराग्राफ है। आई बात समझ, आई बात समझ। देखो 2 क्वेश्चन है, आपको स्मार्टनेस दिखानी है। क्या क्वेश्चन में ये वर्ड्स यूज हुए हैं, व्हाट इज ट्रांसफर या व्हाट इज नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या ये पूछा इंपॉर्टेंस फॉर डिलीवरी, पर सेम ही है, हाँ है सेम, लेकिन अगले को एहसास करवाना कि देखो मैंने ये वाला लिखा है, अगर ये पूछोगे तो, और वो पूछा है तो वैसे लिखना, बातें सेम ही है दोनों में, बस इंपॉर्टेंस फॉर डिलीवर है तो इस चीज पे जोर देना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओहो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डिलीवर करना। पर ऐसा भी नहीं कि हर जगह इंपॉर्टेंट, हर लाइन में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, मतलब आपको ये दिखाना है कि डिलीवर करना जरूरी होता है। और अगर आपसे ये पूछा ट्रांसफर कैसे होता है, तो उसमें ये बताओ भाई, डिलीवर होता है, बियरर है तो मेयर डिलीवरी, ऑर्डर है तो इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, और एक्चुअल होती है कंस्ट्रक्टिव। इंपॉर्टेंस आए तो ऐसे लिखना, इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी डिलीवर्ड एंड विद द इंटेंशन टू पास द प्रॉपर्टी वॉलंटरली, ऐसे कि वॉलंटरी ट्रांसफर होना चाहिए, इस तरीके से बोलो। ये सेम वही बात है, सेक्शन 46 ये भी कहता है, जो नहीं पढ़ा था ये वाली बात बता रहा हूं, सेम ऐसी ऐसी ही बात, ऐसी ये जो पढ़ा था एक्सेप्शन काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ लिखा है। कैसे, ध्यान देना, ऐसे लिखा है कि आपको पहले तो ये बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट है जी डिलीवर होना, फिर ये बता रहे हैं व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज कंडीशनली और फॉर अ स्पेशल पर्पस ओनली, तो द प्रॉपर्टी इन इट डज नॉट पास टू ट्रांसफरी,
कि मान लो किसी ने इंस्ट्रूमेंट दिया था किसी को किसी कंडीशन के साथ या किसी स्पेशल पर्पस के लिए, तो उसकी प्रॉपर्टी पास नहीं होती ऐसे ही, इवन दो वो उसको इंडोर्स क्यों ना कर दे, लेकिन हो जाएगी अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स को गई है तो, अनलेस द इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएटेड टू अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। इन शॉर्ट, मैंने किसी कंडीशन पे इसको एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है, ये उसको आगे इंडोर्स नहीं कर सकता। कब तक? जब तक वो कंडीशन पूरी ना हो जाए। हाँ, लेकिन जिसको कंडीशन नहीं पता था होल्डर इन ड्यू कोर्स को दे दिया तो ठीक है, यानी कि अनलेस द इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएटेड टू अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल अच्छा होता है, बुरा इंसान नहीं होता वो, मेरे जैसा है। मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास कितनी ताकत है पता है आप सब? मान लो पुरवंश ने कोई चेक बनाया, पुरवंश ने चेक दिया है सोनू को, सोनू के पास से अर्पित चोर ने चोरी कर लिया, अर्पित चोर के पास से निधीश, उससे भी बड़ा चोर, प्रो चोर, उसके पास से चोरी कर लिया और मेरे से गुड्स खरीद के ये चेक मुझे दे गया, मेरे को इंडोर्स कर गया। कौन? बड़ा चोर। और आपको पता है मेरे हाथ इतने अच्छे हैं, इतने पुण्य, जैसे ही वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चोरी का इन हाथों को छुएगा सारे पाप धुल जाएंगे, चोर के नहीं, उस इंस्ट्रूमेंट के। होल्डर इन ड्यू कोर्स, गुड फेथ में अगर उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट आता है वो गुड हो जाता है। अब मैं किसी को आगे सौंपूंगा ना, उसको अच्छा साफ सुथरा स्वच्छ इंस्ट्रूमेंट जाएगा, ना कि काले चोर जो चोरी करके ले आए। आई बात समझ में? बोलो भाई, डन? आई बात समझ में? बोलिए। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा लोग कहता है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल गुड होता है हमेशा, डिफेक्टिव टाइटल भी गुड हो जाता है। क्यों? होल्डर इन ड्यू कोर्स, देखो ऐसा होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। आई बात समझ में? डन? क्या सोच रही हो? कितना अच्छा हूं ना मैं? अब बस कोई बात नहीं, आई नो दैट। डन? जो कॉन्ट्रैक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, सी, जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो रहा, पता है ना? अब मैं कितना अच्छा हूं आप सबको पता है, मैं आप सबके नाम पे 1100 का चेक बनाता हूं, पर पता है क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा। कब तक? जब तक मैं वो चेक 1100 आपको डिलीवर ना कर दूं। क्या पता आपकी हरकतों को देख के मैं दो टुकड़े कर दूं। तो ऐसे ही लिखा है कि द कॉन्ट्रैक्ट ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अनटिल डिलीवरी रिमेन्स इनकम्प्लीट एंड रिवोकेबल। जब तक मैंने डिलीवर नहीं किया है मैं अपने शब्द भी वापस ले सकता हूं, वो चेक भी वापस ले सकता हूं, रिवोकेबल है। एंड द डिलीवरी इज असेंशियल नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन, मतलब डिलीवर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर करते समय नहीं होता। एक बात बताओ, मान लो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा हूं और ये ड्रॉई है, ये सामने बैठी, तब क्या मैं इसको डिलीवर नहीं करूंगा एक्सेप्ट करने के लिए? बोलो। जिसको इंस्ट्रूमेंट दिया है वो पेमेंट लेने के लिए क्या डिलीवर नहीं करेगा? तो कह रहे डिलीवरी सिर्फ उस समय नहीं होती जब नेगोशिएशन होता है, डिलीवरी तो तब भी होती है जब मेकिंग हो रही है, ड्राइंग हो रही है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, तब भी तो होता है। एंड राइट्स जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट में आर नॉट ट्रांसफर टू द एंडोर्सी, कब तक? अनलेस आफ्टर द एंडोर्समेंट द सेम हैज बीन डिलीवर्ड। जब तक डिलीवर ना कर तू तब तक कुछ नहीं होता, इंस्ट्रूमेंट डिलीवर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ताकि सामने वाले को प्रॉपर्टी चली जाए। इफ अ पर्सन मेक्स द एंडोर्समेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट but before the same could be delivered to the endorsee, the endorser dies। मान लो मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया निधीश के नाम पे और डिलीवर करने से पहले मैं चला गया, अच्छा इंसान हूं ना, आपको पता अच्छे इंसान जल्दी जाते हैं, ठीक है जी, हैं? मैं एक बार मिलने गया हूं सेल्फी लेने, ठीक है जी, हाँ हाँ, ठीक है, तो मेरे चुन्नू मुन्नू जो हैं, ठीक है, हंस क्यों रहे हो मेरे चुन्नू मुन्नू पे? क्या मेरे चुन्नू मुन्नू वो इंस्ट्रूमेंट निधीश को सौंप देंगे? निधीश चाचू ये लो इंस्ट्रूमेंट, नहीं सौंप सकते, ठीक है जी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पर्सन कैन नॉट नेगोशिएट द सेम बाय मेयर डिलीवरी देयर ऑफ। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लो। ऐसा क्यों हुआ सर, आपके चुन्नू मुन्नू क्यों नहीं डिलीवर कर पाए? क्या वो माइनर है इसलिए? नहीं, क्योंकि वो मेरे एजेंट नहीं है, उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे क्या करते, डिलीवरी करते। वो मेरे सिर्फ लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, मेरे प्यारे से चुन्नू मुन्नू है,
उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो डिलीवर कराए। आई बात समझ में? मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, ये लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 सी। आपने जब ऊपर पढ़ा पॉइंट तो आपको इक्का दिखाना, ये रहा इक्का, ठीक है जी। क्या कह रहा है ये? According to Section 57, the legal representative of a deceased person cannot negotiate by delivery only. A promissory note, bill of exchange या check जो payable to order था and endorsed by the deceased but not delivered. ठीक है जी, सिंपल सी बात है, किसी ने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, कोई चेक बनाया, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, इंडोर्स कर दिया पर डिलीवर नहीं किया, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिलीवरी नहीं कर सकता, बिकॉज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट एन एजेंट ऑफ द डिसीज्ड। यानी कि देयरफॉर एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव कभी भी इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट नहीं करेगा इफ द, मतलब वो आगे डिलीवर, मतलब उसको कंप्लीट नहीं कर सकता डिलीवर करके, अगर इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया था डिसीज ने परंतु डिलीवर नहीं किया था। क्यों? क्योंकि डिलीवरी से पहले वो कहीं चला गया। ओके, कहाँ गया? जहां से वापस नहीं आता। तो सिंपल सी बात है, उसके एलआर क्या नहीं कर सकते, उसको डिलीवर नहीं कर सकते। डन डन। डिलीवरी कैसे होती है? एक बॉक्स बना रखा है, बेसिक्स है, पहले इसको पढ़ लो, ये जल्दी समझ में आ जाता है कि हाउ डिलीवरी इज टू बी मेड। देखो टाइटल दे रहे हैं कि मान लो दो पार्टीज हैं जो भाई वो नेगोशिएट अगर करना चाह रही है तो कैसे करेंगे, कैसे डिलीवर करते हैं। तो कह रहे जहां पे पार्टीज इमीडिएट रिलेशन में है, ऐसे समझो भी आमने सामने, तो डिलीवरी इफेक्चुअल होती है कैसे? इट मस्ट बी मेड बाय द पार्टी। कौन करेगा डिलीवरी? मेकिंग जो बना रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, एंडोर्स कर रहा है इंस्ट्रूमेंट, या उसके बिहाफ पे कौन कर सकता है? अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम इन दैट बिहाफ। और ऐसे लिख लेना, एल आर क्या नहीं होते? एल आर पर्सन ऑथराइज्ड नहीं होते या ऑथराइज्ड पर्सन नहीं होते, ठीक है जी, कि वो डिलीवर कर देंगे। डन। एजेंट कर सकता है, लिख लेना, जबकि एजेंट कर सकता है। क्लियर? श्योर? और फिर ये टेबल यहाँ पूरी हो रही है कि अगर मान लो डिलीवरी हो रही है उन पार्टीज या होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, होल्डर इन ड्यू कोर्स के अलावा, तो इट मे बी शोन दैट कि इंस्ट्रूमेंट डिलीवर किया गया कंडीशनली या स्पेशल पर्पस के लिए एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग एब्सोल्युटली द प्रॉपर्टी देयर इन। ये यही वाली बात लिखिए बेटा कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है किसी इवेंट के होने पे या कंडीशन पूरी होने पे, तो अनलेस सच इवेंट हैपेंस, ऐसे समझ लो। इसमें सारे ही पॉइंट ऐड ऑन, ये तो ये बता रहे हैं कि डिलीवरी ऐसे हो जाएगी, बनाने वाला उसको डिलीवर करना चाहता है, और इसमें ऐसे लिखा है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के अलावा अगर कोई इवेंट होना था या किसी स्पेशल पर्पस के लिए दिया, लाइक संभाल के रखना, तो उसकी प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां पे विद व्यू, इस सोच के साथ नहीं दिया गया कि प्रॉपर्टी डिलीवर करनी है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? आराम से पढ़ना, इस टॉपिक को रिवाइज करना। हमने डिसोनर पढ़ लिया था, ये कंप्लीट हो गया था। अब इसके बाद ना एक ही टॉपिक बचता है, प्रेजेंटमेंट कैसे होती है, और एक टॉपिक बहुत जरूरी है ये जो लास्ट में है, कंपनसेशन के क्या रूल्स हैं। बिल्कुल ठंडे दिमाग से आना, कल ये दोनों करवाऊंगा और इतनी जबरदस्त बात बताऊंगा अगले लेक्चर में, कहां पे बच्चे 7 नंबर अपने गंवा आते हैं, कैसे वेस्ट करके आते हैं, पूछा क्या जाता है, लिख के क्या आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना डिस्कशन करेंगे, आप सब आराम से डिलीवरी वाला टॉपिक रिवाइज करना, डाउट्स लेंगे जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तब। और अभी के लिए नहीं, थैंक यू नहीं, एक काम करते हैं, एक बार पहला पेज कंप्लीट कर देते हैं आज, फिर तुम्हारे सेल्स के डाउट्स ले लूंगा मैं, जैसा प्रॉमिस किया था। अभी फर्स्ट बता देता हूं, अब आज आपको पहला पेज जल्दी समझ में आएगा। ये तो चैप्टर का ओवरव्यू है यहाँ पे। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, देखो यहाँ से चैप्टर शुरू होता है बच्चों, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है क्या? हाँ, हैरान हो गए ना, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। अब इसमें क्या है जी? कह रहे इस चैप्टर को पढ़ के ये सीखोगे, इस चैप्टर में ये सारी चीजें हैं। नोट्स, चेक, टाइप क्लासिफिकेशन क्या होता है, मोड्स ऑफ नेगोशिएशन आज ही करवाया है, प्रेजेंटमेंट कल करवाऊंगा, एंड रूल्स ऑफ कंपनसेशन कल करेंगे ये दोनों। अब इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको यही बताता है कि काफी समय से ये चीजें चली आ रही हैं। कह रहे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो कानून है, ये वो कमर्शियल वर्ल्ड का कानून है जी, जिसको इसलिए बनाया गया ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स की एक्टिविटीज अच्छे से हो सकें। लोग
पैसे का लेन देन कर सकें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू भी। तो फॉर गिविंग सेंटिटी टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट, मतलब ये जो चेक है, जो बिल ऑफ, भाई ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो क्रेडिट, जो एक तरीके से ये दिखा रहे कि पैसे आपको मिल जाएंगे उधारी, इन इंस्ट्रूमेंट को पवित्रता देने के लिए, इन इंस्ट्रूमेंट को वैल्यू देने के लिए इनको बनाया गया। विच कुड बी डीम्ड टू बी, जिनको आप कन्वर्ट करते हो बाद में मनी में, और इनको इजीली पास किया जा सके, पासेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसलिए ये एक्ट आया। ये एक्ट इसलिए लेकर के आए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ताकि क्या हो सके जी, बोलो, जो इंस्ट्रूमेंट है इनको वैल्यू दी जा सके, इनको पास करने योग्य बनाया जा सके, डिलीवर करने योग्य बनाया जा सके, ट्रांसफर करने योग्य बनाया जा सके। इन द एब्सेंस ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट, अगर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होते ना, तो पता है क्या होता, द ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज जो होनी थी वो एडवर्सली अफेक्ट हो जाती, मतलब वो हो ही नहीं पाती पूरी। क्यों? बिकॉज इट वॉज इम्प्रैक्टिकेबल, ये पॉसिबल नहीं है कि ट्रेडिंग कम्युनिटी सारा कैश लेकर के घूमे, टू कैरी द बल्क, कैरी भी वो अपने साथ बल्क में करेंसी लेकर के चले। और जो सोर्स है इस इंडियन लॉ का इन इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, ये जो इंग्लिश कॉमन लॉ था वहां से आया है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। कॉमन लॉ क्या होता है पहले बताया था, स्टिल फर्स्ट चैप्टर अभी करवाऊंगा एक दिन, उस दिन दोबारा से बता दूंगा किसको बोलते हैं कॉमन लॉ। इस एक्ट को लाने का मेन ऑब्जेक्टिव यही था बच्चों कि लीगलाइज किया जाए वो सिस्टम ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिससे आप पास कर सको हैंड टू हैंड नेगोशिएशन, जैसे गुड्स को ट्रांसफर करते हो वैसे इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रांसफर कर सको, और ये लीगल कहलाए। कोई ये ना कह दे ये क्या इलीगल काम कर रहे हो, कहां लिखा है ऐसे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर सकते हो आप, तो आप कह सकते हो लिखा है, कहां लिखा है, बोलो भाई, यहां, कहां, एनआई एक्ट में। और जो भारत का कानून है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वो कहां है जी, एनआई एक्ट 1881 में है। ये वो एक्ट है जो आया है, प्रियम्बल आ गया देख लो, टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। क्यों आया एनआई एक्ट, जैसे कंपनीज एक्ट नहीं है, टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द प्रोविजन रिलेटिंग टू द कंपनीज, वैसे ही क्या है ये, बोलो, टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। ये एक्ट लागू होता है पूरे इंडिया पे, पर इसमें लिखी गई कोई भी बात आरबीआई एक्ट के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि वो अलग से सेपरेट एक्ट है जो बैंकिंग बिजनेस के लिए बनाया है। उसका सेक्शन 21 यही कहता है, द बैंक टू हैव द राइट टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस इन इंडिया। गवर्नमेंट बिजनेस करने का जो आरबीआई के पास अधिकार है उस पर फर्क नहीं डाल रहा, एनआई एक्ट आरबीआई एक्ट को अफेक्ट नहीं कर रहा, और ना ही ये इंपॉर्टेंट और अफेक्ट एनी लोकल यूसेज रिलेटिंग टू एनी इंस्ट्रूमेंट इन एन ओरिएंटल लैंग्वेज। कि मान लो किसी के रीति रिवाज है, कस्टम्स चले आ रहे हैं, पुराने तौर तरीके चले आ रहे हैं, जिसमें वो कोई ओरिएंटल लैंग्वेज, जैसे हुंडी 11th क्लास में पढ़ा हुआ, चैप्टर 1 में लास्ट टॉपिक आता है हिस्ट्री। किसी ने ना पढ़ा हो तो अपने चैनल पे बहुत पुराने समय की एक क्लास पढ़ी है 6-7 साल पहले की मेरी, जिसमें हुंडी समझा रखा है क्या होता है। कुछ नहीं होता, हुंडी ऐसे समझ लो जैसे आज प्रोमिसरी नोट चलते हैं, चेक चलते हैं, वैसे ये एक्ट आया और इसने बोला हम आपको प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक तीनों के बारे में बता रहे हैं, और ना तो ये आरबीआई एक्ट को छेड़ेगा, अफेक्ट करेगा, और ना ही कोई ऐसा ट्रेडिशन, ऐसे लोकल यूसेज जो चले आ रहे हैं किसी ओरिएंटल लैंग्वेज में। बस प्रोवाइडेड दैट वो यूसेजेस चाहे तो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट, प्रोवाइडेड सच यूसेज मे बी एक्सक्लूडेड कैसे, बाय एनी वर्ड्स इन द बॉडी ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इंडिकेट एन इंटेंशन, कि लीगल रिलेशन है पार्टीज का, वो चाहते हैं इस एक्ट से गवर्न हो। और ये एक्ट लागू हुआ था 1 मार्च 1882। इस पॉइंट का अर्थ ये है कि वैसे तो देखो इन्होंने लिख दिया कि एनआई एक्ट लागू नहीं होता किस पे, उन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स पे जो ओरिएंटली चले आ रहे हैं, परंतु पार्टीज खुद कह रही है हम तो चाहते हैं कि हमारे इस इंस्ट्रूमेंट पे एनआई एक्ट लगे, तो लग जाएगा, क्या बात होगी। बता रहे हैं इस एक्ट के प्रोविजंस आप लागू कर सकते हो हुंडीज पे, अनलेस कुछ और ना चला आ रहा हो। और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है लाइक ट्रेजरी बिल, बियरर डिबेंचर, रेलवे रिसीट, डिलीवरी ऑर्डर, बिल ऑफ लेडिंग, ये भी तो कहीं ना कहीं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आइदर बाय मर्केंटाइल कस्टम और अदर इनेक्टमेंट। मतलब सी बियरर डिबेंचर क्या है, मैं वो वाला पॉइंट उठा रहा हूं जो तुम सबको पता होगा। डिबेंचर होते हैं, एक होते हैं रजिस्टर्ड, कंपनी के रजिस्टर में जिसका नाम लिखा है कि कौन है इस डिबेंचर का ओनर। एक होते हैं बियरर, बियरर कौन से, मेरे पास है तो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा डिबेंचर का, मैंने इसको सौंप दिया तो इसको मिलेगा। तो क्या है ये, एक तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही तो है। बता रहे हैं कि उनको भी माना गया है। क्लियर।
और एनआई एक्ट हमेशा से वैसा नहीं है जैसा आया था, इस एक्ट में कई बार अमेंडमेंट आई है। कुछ बड़ी अमेंडमेंट्स जो आई थी वो इन सालों में आई थी। ये याद रखना कि कुछ इंस्ट्रूमेंट को तवज्जो दी जाती है, एनआई माना जाता है। एनआई एक्ट नहीं कह रहा है, एनआई एक्ट ने तो तीन ही बताए, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। कह रहे हैं अलग अलग कानून है, अलग अलग कस्टम्स है जो ट्रीट कर लेते हैं। और ये वो तीन अमेंडेड एक्ट हैं जो आई 2002 में, 2015 में एंड 2018 में। ओके डन। ये पेज पेंडिंग था, मैंने यहां से चैप्टर शुरू करवाया था, ये पेज भी हो गया है। अभी अपा बिल्कुल एंड में दो ही टॉपिक बचे हैं आपके, वो कल डिस्कस करके चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे। अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें और खूब मन लगा करके पढ़ाई करें।